Mr. Social media, Patel Prahlad Bhai, watching after subscribe, share, like, comment. ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ललन सिंह को करारा जवाब दिया और सोशल मीडिया की ताकत देखिए। आखिरकार ललन सिंह पर चुनाव आयोग ने एफआईआर तो कर ही दिया है। ललन सिंह ने मोकामा में कहा था कि हम सब अनंत सिंह हैं और जो भी वोट डालेगा उसको घर से बाहर नहीं निकलने देना है, विरोधियों को उसको घर में बंद कर देना है। आज तेजस्वी यादव ने कहा कि ललन सिंह के बाप का राज है। ललन सिंह के बाप का राज नहीं है, संविधान का राज है, बाबा साहब के संविधान का राज है। और कौन दलित पिछड़ों को वोट नहीं डालने देगा। तो चलिए देर से ही सही दलित पिछड़े किसान आदिवासी अल्पसंख्यक एकजुट होता हुआ दिख रहे हैं बिहार में। दूसरी सबसे बड़ी खबर है, सोचिए आरके सिंह पूर्व केंद्रीय कैबिनेट सेक्रेटरी, पूर्व केंद्रीय गृह सचिव, मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री, 2 बार के केंद्रीय मंत्री आरके सिंह ने कहा है कि बिहार में 63,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। वहीं आज राबड़ी देवी ने कहा कि नीतीश कुमार जल्दी ठीक हो जाए। तो क्या चल रहा है खेल। मैं फिर कह रहा हूं, जब तक नीतीश कुमार हैं ललन सिंह की दाल नहीं गलेगी, संजय झा की दाल नहीं गलेगी और बिहार में तो कोई बैकवर्ड ही सीएम होगा। तो क्या एक समझौता हो गया अंदर खाने और नीतीश कुमार जी के पुत्र बेटे डिप्टी सीएम बन सकते हैं। नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री मानने के लिए तैयार हैं। और क्या ललन सिंह पार्टी तोड़ने की तैयारी में है। क्या बीजेपी चाह रही है कि चूंकि अब बीजेपी को लगता है कि बिहार हाथ से निकल गया है तो कम से कम केंद्र की सरकार ही बचा ली जाए। लेकिन सोचिए अभी से ही सही पिछड़े अपने तो अपने होते हैं। गिरधारी यादव और मंडल जी जो सांसद हैं उनके बारे में कहा जा रहा है कि उन लोग लगातार गठबंधन को मजबूत कर रहे हैं। तो ये तमाम खबरी है जिस पर मैं आपको परत दर परत बताऊंगा। लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर मनुवादी जातिवादी मीडिया की। सोचिए आज पहले दौर का प्रचार खत्म हो गया। 6 नवंबर को पहले फेज की 121 सीटों पर वोटिंग होगी। 121 सीटों पर जो 6 तारीख को वोटिंग होगी उसको लेकर मनुवादी मीडिया अभी से एग्जिट पोल दिखा रहा है। सोचिए अगर मनुवादी मीडिया की माने तो चुनाव कराने की जरूरत ही नहीं है। कभी किसी एग्जिट पोल में आपने देखा है कि मनुवादी मीडिया ने सपा, बसपा, आरजेडी, जेडीयू, जेएमएम को जिताने की बात कही हो। दरअसल इनको पता है कि 10% वोट जो है ना वो टीवी देखकर प्रभावित होता है, इधर से उधर होता है। और ऐसे ही वोटरों को मिसगाइड करने के लिए ये लोग इस तरह की खबरें चलाते हैं। तो 121 सीट जो चुनाव हो रहा है पहले दौर में, मैं आप चाहता हूं कि आपको सीट बता दूं। और बिल्कुल इन मनुवादी मीडिया पर भरोसा मत कीजिए। मैं फिर कह रहा हूं इस बार बहुजन समाज के लोग जागरूक हैं और इस कदर जागरूक हैं कि आप कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन सबसे पहले नेशनल दस्तक की कोशिश होती है कि आपको सचेत किया जाए, आपको सजग किया जाए। और ये कोई मनु मीडिया नहीं दिखाएगा। पहले दौर में जिन विधानसभा में, पहले जिलों का नाम जान लीजिए। मधेपुरा में पहले दौर में वोटिंग होगी। आलमनगर, बिहारीगंज, सिंहेश्वर, मधेपुरा, ये मधेपुरा में पहले दौर की वोटिंग होगी। सहरसा में सोनबरसा, सहरसा, सिमरी, बख्तियारपुर, महिषी, कुशेश्वर स्थान, ये माफ कीजिए महिषी, बड़ा लीड है इन सब जिलों में। मधेपुरा की बात करें तो आलमनगर, बिहारीगंज, सिंहेश्वर, मधेपुरा, ये चारों सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जाती दिख रही है। इस बार सीमांचल और कोसी में और खासकर तिरहुत के तरफ बढ़िया परफॉर्मेंस करने जा रही है। तो मधेपुरा में आलमनगर, बिहारीगंज, सिंहेश्वर और मधेपुरा ये सीट जेडीयू आरजेडी के खाते में जाता दिख रहा है। सहरसा में सोनबरसा इंडिया गठबंधन के खाते में, सोनबरसा हो चाहे सहरसा हो, सिमरी, बख्तियारपुर हो, महिषी हो। उसके बाद दरभंगा में कुशेश्वर स्थान, गौड़ा बौरम को लेकर आज तेजस्वी मुकेश सहनी ने वहां मुस्लिम उम्मीदवार का समर्थन कर दिया है। बेनीपुर, अलीनगर, दरभंगा, ये बड़ी खबर बता रहा हूं। हाईघाट, भागलपुर, क्योटी, जाले, इन तमाम सीटों पर चुनाव है। उसके बाद मुजफ्फरपुर में गायघाट, औरैया, मणिपुर, बोचहा, सकरा, कुरहनी, मुजफ्फरपुर, कांटी, बरुराज, पारू, साहेबगंज,
इन सीटों पर चुनाव है। गोपालगंज की बात करें तो बैकुंठपुर, बरौली, गोपालगंज, कोचिकोट, भोरे, हथुआ, इस सीटों पर चुनाव है। सिवान, जीरादेई, दरौली, रघुनाथपुर, दौरंदा, बड़हिया, गोरिया कोठी, महाराजगंज, ये सिवान के हैं। उसके बाद सारण में एकमा, मांझी, बनियापुर, तरैया, मरहौरा, छपरा, गरखा, अमनौर, परसा, सोनपुर में वोटिंग होनी है। हाजीपुर, वैशाली की बात करें, हाजीपुर, लालगंज, वैशाली, महुआ, राजापाकर, राघोपुर, महनार, पातेपुर, राघोपुर, तेजस्वी यादव के पहले दौर में वोटिंग होने जा रही है। कल्याणपुर, समस्तीपुर की बात करें तो कल्याणपुर, वारिसनगर, समस्तीपुर, उजियारपुर, मोरवा, सरायरंजन, मोहद्दीनगर, विभूतिपुर, रोसड़ा और हसनपुर में पहले फेज की वोटिंग होगी। चेरिया बरियारपुर, बेगूसराय पहले फेज में, चेरिया बरियारपुर, बछवाड़ा, तेगरा और मटिहानी, साहेबपुर कमाल, बेगूसराय, बखरी, इन सब सीटों पर। खगड़िया में भी पहले दौर के चुनाव है। अलौली, खगड़िया, बेलदौर, परबत्ता, मुंगेर में पहले दौर की वोटिंग होने जा रही है, जो मैं आपको बता रहा हूँ। मुंगेर में जो है तारापुर, ये डिप्टी सीएम है, वहां से चुनाव है सम्राट चौधरी का। मुंगेर, जमालपुर, सुरगढ़ा, लखीसराय में सुरगढ़ा, लखीसराय, शेखपुरा में शेखपुरा, बरबीघा चुनाव है। और अस्थामा, बिहार शरीफ, नालंदा की बात करें तो अस्थामा, बिहार शरीफ, राजगीर, इस्लामपुर, हिलसा, नालंदा, हरनौत, उसके बाद मोकामा, बाढ़, बख्तियारपुर, दीघा, पटना जिले की बात बता रहा हूँ। बांकीपुर, पटना में भी चुनाव है। भोजपुर में चुनाव है, भोजपुर में जो चुनाव है वो भी पहले फेज में चुनाव है। उसके बाद बक्सर में भी पहले फेज में चुनाव है। तो इन तमाम सीटों पर पहले फेज में वोटिंग होनी है। 121 सीटों पर वोटिंग होनी है। और मनुवादी मीडिया की बातों पर बिल्कुल भरोसा मत कीजिए। जनता बदलाव के मूड में है। दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक जो है वो एकजुट हो रहे हैं। तो टीवी की कोशिश है कि आपको मिसगाइड की जाए। जो मनुवादी मीडिया, जातिवादी मीडिया आपको चपरासी नहीं बनने देना चाहता है, वो आपको चीफ जस्टिस कैसे बनने देगा, वो आपको चीफ मिनिस्टर कैसे बनने देगा। तो टीवी अखबार इंडिया गठबंधन के खिलाफ है और इसलिए वो तमाम ओपिनियन पोल दिखा रहे हैं, उस पर बिल्कुल मत जाइए। बिहार में बड़े बदलाव की कोशिश है। हम लोग गांव गांव घूम रहे हैं, कस्बा कस्बा घूम रहे हैं, बड़े बदलाव की आहट है। और इंडिया गठबंधन कांग्रेस को मुकेश सहनी लीड लेता हुआ दिख रहा है। वही बात करें, तेजस्वी यादव ने आज फिर से दलित पिछड़ों की आवाज उठाई और ललन सिंह को साफ कहा कि उनके बाप का राज नहीं है कि वोट गिराने से रोक देंगे। वही ललन सिंह पर FIR हुआ है। सोचिए, दुलारचंद यादव की हत्या को अमित शाह मामूली हत्या कहते हैं। नीतीश कुमार के खिलाफ बड़ी कॉन्स्पिरेसी हो रही है, बड़ी साजिश हो रही है। ललन सिंह अमित शाह की भाषा बोल रहे हैं। तो क्या नीतीश कुमार की पार्टी को तोड़ दिया गया है? क्या नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि बिहार में हमारी सरकार भले न बने, केंद्र में हमारी सरकार बनी रहे, लेकिन नीतीश जी के बगैर केंद्र में सरकार बनती हुई नहीं दिख रही। वहीं आपको बता दें कि चिराग पासवान हो या सम्राट चौधरी हो, ये सब कुछ इनके साथ नीतीश कुमार के रिश्ते अच्छे हैं। हाल ही में नीतीश कुमार ने चिराग पासवान से मुलाकात की। तो मैं फिर कह रहा हूं, केंद्र की सरकार चिराग पासवान और नीतीश कुमार पर टिकी हुई है। तो याद रखिए, अगर बिहार में NDA सत्ता से तो मान लीजिए कि नरेंद्र मोदी की सरकार के भी गिने चुने दिन रह जाएंगे। और जिस तरह से आज राबड़ी देवी जी ने नीतीश कुमार के लिए कहा कि हम लोग तो चाहते हैं कि वो अच्छा हो जाए, चुनाव प्रचार करे, इससे लगता है कि अपने तो अपने होते हैं। लेकिन ललन सिंह की जो भाषा है नीतीश कुमार के लिए, वो साफ दिखाता है कि पार्टी में क्या चल रहा है। तो क्या नीतीश कुमार की पार्टी अति पिछड़े की पार्टी टूट जाएगी? ये बड़ा सवाल है। वहीं नीतीश कुमार लगातार नरेंद्र मोदी से दूरी बनाए हुए हैं, बीजेपी से दूरी बनाए हुए हैं। आप इसके इशारे को भी समझ सकते हैं। पिछले बार भी चिराग पासवान के थ्रू डैमेज किया गया था, लेकिन इस बार लग रहा है कि नीतीश कुमार, चिराग पासवान एक साथ होते हुए दिख रहे हैं। और कहीं ना कहीं बिहार में नीतीश कुमार, लालू यादव अब पॉलिटिक्स में नहीं है, रामविलास जी नहीं रहे, तो कम से कम नीतीश कुमार ने 20 साल सत्ता चलाया है और वो जाते जाते कम से कम बीजेपी को तो सत्ता नहीं सौंप जाएंगे, वो किसी दलित पिछड़ों को ही सत्ता सौंपने की जिम्मेदारी दिखा रहे हैं। और पहले ही इंडिया गठबंधन ने कह दिया है कि एक मुख्यमंत्री पिछड़ा होगा तो दलित, अल्पसंख्यक और अति पिछड़ा उप मुख्यमंत्री जरूर होगा। तो अभी बिहार में बहुत कुछ बाकी है। टीवी अखबार पर बिल्कुल भरोसा मत कीजिए। पढ़ाई लिखाई, स्कूल, अस्पताल और दवाई के लिए वोट कीजिए, नौकरी के लिए वोट कीजिए। और राहुल गांधी ने एक बार फिर आज कहा है कि 10% लोगों के पास इस देश की सारी संपत्ति है। मीडिया, जुडिशरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस, सिनेमा, स्पोर्ट्स, नौकरी, सारी संपत्ति, बिजनेस, कॉर्पोरेट, जमीन, शहर,
सब 10% लोगों के पास है, 90% दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों के पास कुछ नहीं। और आज उन्होंने उसमें सेना को भी जोड़ दिया कि सेना में जो बड़े पद हैं उस पर भी 10% लोगों का कंट्रोल है और आरएसएस भारतीय सेना को कंट्रोल करना चाहता है और इसलिए अग्निवीर लाया गया। अग्निवीर का सेना के लोग समर्थन नहीं करते हैं। अब धीरे धीरे देश के 90% लोगों में से भी अब लोग एनडीए में जाने लगे हैं, नेशनल डिफेंस एकेडमी में, शॉर्ट सर्विस कमीशन में। तो धीरे, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, भारत की सेना तटस्थ है, भारत की सेना निरपेक्ष है, भारत की सेना भारतीय संविधान लोकतंत्र के साथ है और भारत की सेना एक मजबूत, शानदार, शांति प्रिय और नॉन पॉलिटिकल है। भारत में लोकतंत्र अगर फल फूल रहा है तो इसकी वजह है भारत की सेना, जिनको हमारी सीमा की सुरक्षा, हमारे लोगों की मदद, हमारी सुरक्षा और हमें दुश्मन देश से बचाते हैं। वो लोकतंत्र में बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करते हैं। लेकिन हाल के दिनों में आरएसएस और बीजेपी के लिए ये देखने में आया कि क्या वो सेना का बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं चुनाव के लिए। ये एक बड़ा सवाल है, जिसके बाद राहुल गांधी ने इस तरह के बयान दिए। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, ये देश सेना के साथ है, इस देश को सेना पर अभिमान है और भारत की सेना पूरी तरह से नॉन पॉलिटिकल है। और मैं फिर कह रहा हूं, भारत की सेना में सबके लिए दरवाजे खुल रहे हैं और ये एक शानदार बात है। तो बाबा साहब ने भारत की सेना के सेक्रीफाइस को मैक्सिमम सेक्रीफाइस कहा है। हम सब सेना का सम्मान करते हैं, लेकिन हमें लगता है कि सेना में सेवा करने का मौका सबको मिलना चाहिए और वहां अगर किसी के साथ जातिवाद होता है तो वो अच्छे संकेत नहीं है। अब एनडीए के थ्रू, सीडीएस, एसएससी के थ्रू सेना के बड़े पदों पर भी बैकवर्ड, दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यक पहुंच रहे हैं। राहुल गांधी की मंशा सेना का अपमान करना नहीं था, वो सेना का सम्मान करते। उनका कहना था कि सेना में भी देश के 90% लोगों को जरूर जगह मिलनी चाहिए और उनको भी देश की सेवा करने का मौका मिलना चाहिए। चाहे वो, अब तक देखा गया है कि जो सेना के जो बड़े 3 पद हैं उस पर अभी भी सुप्रीम कोर्ट में दलित समाज के चीफ जस्टिस हो रहे हैं, लेकिन सेना के जो तीनों, चाहे वो एयरफोर्स हो, नेवी हो या फिर आर्मी हो, उन सब में भारत के 90% आबादी को भी सेवा का मौका मिलना चाहिए। क्योंकि भारत में पैदा हुआ हर नागरिक अपने वतन से, अपनी मिट्टी से प्यार करता है और वो अपने सरहद के लिए, अपनी सीमा के लिए, अपनी मिट्टी के लिए अपनी जान कुर्बान करने की इच्छा रखता है। और मैं इसलिए बार बार कहता हूं कि अगर मैं सेना में होता तो मैं युद्ध से भागता तो मुझे गद्दार कहा जाता, चाहे सामने कोई हो। उसी तरह से अगर मैं पत्रकार हूं तो मेरा काम है सत्ता से सवाल पूछना। जैसे हमारी सेना हमारी रक्षा करती है, अपनी जान की परवाह न करके दुश्मनों से हमारी रक्षा करती है, भारत माता की रक्षा करती है, सीमा की सुरक्षा करते हैं। उसी तरह से अगर आप पत्रकार हैं तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप सत्ता से सवाल पूछें और सेना की जमीन बेच देने वाली सरकार का आप लोग जरूर नाम बताइए। और मैं फिर कह रहा हूं, क्या मोदी की सरकार, क्या आरएसएस बराबर सेना की आड़ में छिपती है? ये बड़ा सवाल है। मैं तो हमेशा से कहता हूं कि भारतीय सेना में मिनिमम सैलरी 5 लाख रुपए होनी चाहिए और भारत की सेना के हर परिवार की जिम्मेदारी सरकार की होनी चाहिए। मैं फिर कह रहा हूं, बिहार चुनाव में बहुत कुछ बचा है अभी और सब कुछ 14 को साफ हो जाएगा। तेजस्वी यादव ने जिस तरह का कॉन्फिडेंस दिखाया है कि वो 18 को शपथ लेंगे, 14 जनवरी को मकर संक्रांति को हर महिला के अकाउंट में 30,000 रुपए आएंगे और साथ ही 26 जनवरी तक उन्होंने साफ कहा कि 26 जनवरी तक सारे अपराधी जेल में होंगे, चाहे वो कोई भी हो। तो तेजस्वी यादव फॉरवर्ड, बैकफुट पर नहीं फ्रंट फुट पर आके बैटिंग कर रहे हैं, मोर्चा संभाल रहे हैं। और मैं फिर कह रहा हूं, बिहार चुनाव में अगरा बनाम पिछड़ा हो रहा है। दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक लगभग एकजुट हो रहे हैं। तो आप लोग की अपनी राय क्या है? अपनी राय जरूर दीजिए। टीवी अखबार की बातों पर बिल्कुल मत जाइए, वो आपको गुमराह कर रहे हैं, वो आपको धोखा दे रहे हैं। अभी चुनाव बाकी है, बिहार में बैकवर्ड फॉरवर्ड का चुनाव है, 10-90 का चुनाव है और बिहार में वो लकीर खींचना चाहते हैं लोग, जिससे लोग संविधान बचा। तेजस्वी यादव ने कहा कि चुनाव लोकतंत्र बचाने का है, संविधान बचाने का है, डेमोक्रेसी बचाने का है, आरक्षण बचाने का है और अपने संवैधानिक अधिकार बचाने का है। तो टीवी अखबार वाले राहुल गांधी के खिलाफ बोल रहे हैं। उन्होंने भागीदारी का सवाल उठाया है। वो चाहते हैं कि देश की सेना में सभी जातियों का, सभी धर्मों के लोगों का बराबर का भागीदार हो।
उनको भी राष्ट्र पर कुर्बान होने का, राष्ट्र के लिए बलिदान देने का मौका मिले। लेकिन जो 10% लोगों के वर्चस्व की बात है इस देश के हर जगह पर, सोचिए किस सरकार ने सेना के पेंशन को खत्म किया, ये भी आपको समझना पड़ेगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक